नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक में हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि कूटनीति की बिसात पर भारत से अब ये मुल्क सीधे तौर पर मात खा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में भारत समेत 8 देशों की एक ऐसी बैठक हुई जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी होगी। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीरें हैं जो आज अपने देश की सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। आपको याद होगा, साल 2014 में पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल में एक आतंकवादी हमला हुआ था। 132 के करीब बच्चे मारे गए थे, पूरी दुनिया में कोहराम मचा था। अब इमरान खान ने इस हमले को करने वाले आतंकी संगठन से हाथ मिला लिया है, उनके साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम कर दिया है। बच्चों के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मांग की कि इन हमलों के लिए आतंकवादी संगठन के साथ साथ पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। और इसीलिए इमरान खान को आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया था। अदालत ने उनसे कुछ कड़े सवाल पूछे हैं जिसका जवाब वो दे नहीं पाए। ये सब आपको हम क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उनके देश में भी हालत अब ठीक नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के हाथ अब पाकिस्तान की धुलाई, इमरान खान की धुलाई होने लगी है। करीब 7 साल पहले पाकिस्तान के पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक ऐसा आतंकी हमला हुआ था कि पूरी दुनिया दहल गई थी। स्कूल में पढ़ने वाले 8 से 18 साल की उम्र के 132 बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया था। कुल 156 लोग मारे गए। इस हमले के जख्म अब तक पाकिस्तान के दिलों में जिंदा है, लेकिन जिन आतंकियों ने यह हमला किया था उनसे अब इमरान खान की सरकार ने हाथ मिला लिया है। इमरान की सरकार ने आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया है। 9 नवंबर से शुरू हुआ यह सीज फायर 9 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों ही पक्षों में बातचीत होती रहेगी। हैरानी इस बात की है कि पिछले 14 सालों में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हजारों लोगों की जान ली है। पाकिस्तान पर कई हमले किए हैं, लेकिन अब तालिबान से यारी निभाने के लिए इमरान ने इसी आतंकी संगठन से समझौता कर लिया। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। मध्यस्थ की भूमिका अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी और अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने निभाई है। हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पालतू कहा जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी एक ग्लोबल आतंकवादी है। उसके ऊपर अमेरिका ने कई मिलियन डॉलर्स का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन ISI के प्रभाव की वजह से वो अफगानिस्तान का गृहमंत्री बना हुआ है। और सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान की सरकार में शामिल करवाने का खूब विरोध भी हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की मदद से उसे सत्ता में जगह मिली। ये सब आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच कैसा आतंकी गठजोड़ है। और इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए भारत ने कूटनीतिक चाल चली है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। कूटनीति की इस शतरंज, इस बिसात पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक एक मोहरा बड़ी सोच समझकर बिठाया है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसमें उन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को इनवाइट किया गया जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान और चीन नहीं आए। पूरा मामला हमारी अगली रिपोर्ट में आप विस्तार से समझेंगे। करीब 3 महीने पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, जब लाखों की संख्या में अफगानी नागरिक अपना देश छोड़कर भाग गए थे क्योंकि उन्हें तालिबान पर विश्वास नहीं था।
उन्हें पता था कि तालिबान सुधरेगा नहीं, एक बार फिर से अफगानिस्तान में दहशत का राज होगा, और हुआ भी ऐसा ही। तालिबान के इस दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए भारत ने पहल की है। अफगानिस्तान के हालात पर मंथन के लिए आज दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सभी मेहमान एनएसएस का स्वागत किया। अफगानिस्तान की चिंताओं पर मंथन के लिए दिल्ली में 8 देशों की यह बैठक हुई। ये सभी 8 देश अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं। इनमें भारत की मेजबानी में रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। ये वो देश हैं जो अफगानिस्तान पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका न केवल अफगान लोगों पर प्रभाव है, बल्कि उसके पड़ोसियों और पूरे क्षेत्र पर भी असर है, क्योंकि अफगानिस्तान की एक-एक हलचल इन्हें भी प्रभावित करती है। Today, to discuss matters relating to Afghanistan, we all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan, but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. पाकिस्तान और चीन को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने तो आने से ही इनकार कर दिया, जबकि चीन ने समय की उपलब्धता का हवाला दिया। जाहिर तौर पर चीन भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये दोनों देश नहीं चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में शांति कायम करने का सेहरा भारत के सिर बंधे। दरअसल पाकिस्तान शायद ये सोच रहा था कि वो इस बैठक का बहिष्कार करके अपनी एक लीग बना लेगा, जिसमें वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने आप को अगवा दिखा सके, मगर ऐसा न हो सका, क्योंकि 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भारत पहुंचकर न केवल भारतीय प्रयासों की तारीफ की, बल्कि उनमें से किसी ने भी न तो तालिबान के यहां मौजूद रहने की इच्छा जताई, न ही कोई जरूरत। सबसे पहले ईरान की तरफ से भारत के इस प्रयास की सराहना की गई। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रियल एडमिरल अली शमखानी का बयान आया। उन्होंने अपने बयान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान का उल्लेख किया, जिससे पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लगी होगी। Terrorism, poverty and misery, unfortunately. Basically in Afghanistan you have just crisis, the crisis of migration and refugees. And the solution comes only through the formation of an inclusive government with the participation of all ethnic groups. 8 देशों के एनएसए के बीच कुछ बातों पर सहमति बनी है, जैसे सभी ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न हो, जोर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो, सभी आतंकी गतिविधियों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद के लिए पनाहगाह न बने, एक समावेशी सरकार बनाने की जरूरत पर बल दिया। अफगान महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित हों। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता निर्बाध प्रदान की जाए। अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए भारत ने हमेशा ही कोशिशें की हैं। अफगानिस्तान के लिए ही इसी तरह की 2 बैठकें सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में ईरान में हो चुकी हैं। तीसरी बैठक भारत में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पहले नहीं हो पाई, जो अब हो रही है। तो इसीलिए ये खबर आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आप तक पहुंचानी जरूरी थी। मास्टर स्ट्रोक में अब हम उस जीका वायरस की बात करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त यूपी के लोग दहशत में हैं। कानपुर में पिछले करीब 20 दिनों से इस वायरस ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। कानपुर में अब तक इस जीका वायरस के 105, जी हां 105 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक केस कानपुर के बाहर कन्नौज में भी सामने आ चुका है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर में थे। उन्होंने जीका से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसे लेकर सरकार की तैयारी क्या है।
हमने इसी को लेकर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, उस पर नजर डालिए। जिस कानपुर में जीका वायरस इस वक्त जी का जंजाल बना हुआ है, ये उसी कानपुर की तस्वीर है। जिस कानपुर में हर रोज जीका के मामले बढ़ रहे हैं, वहां अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। ये कानपुर के तिवारीपुर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां जीका वायरस के कई केस मिल चुके हैं। लोगों में दहशत बढ़ी हुई है, लेकिन उससे निपटने के लिए ग्राउंड जीरो पर तैयारी कितनी है, पहले वो देखिए। ये तिवारीपुर है। जब जीका का जिक्र कानपुर में हो रहा है तो चिंताएं तिवारीपुर को लेकर लोगों के मन में है। और ये जो पूरे फ्रेम से आपको दिखाई दे रहा है, ये है गंदगी का गढ़, जहाँ पे पैदा हो रहे हैं मच्छर। और इस इलाके में तेजी से इसी इलाके से निकल रहे मच्छरों के कारण बड़े पैमाने पर जीका फैल रहा है। मैम, आप यहाँ पे रहती हैं, कितना डर है? मतलब ये सवाल ही लाजमी लगता है मुझे, जिस तरीके से जीका फैल रहा है। ये मच्छरों की तो समझिए एकदम फैक्ट्री है यहाँ पे। हाँ, यहाँ गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कानपुर में रहकर यहाँ गंदगी के बीच में, अब जब घर यहाँ पे है तो हम कहाँ जाएं यहाँ से। लेकिन डर तो है बहुत ज़्यादा, और हम लोग डरे हुए भी हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में 7 से 8 केस जीका वायरस का निकल चुका है। ये हाल तो सिर्फ तिवारीपुर इलाके का है, लेकिन पूरे कानपुर में जीका के मामलों ने शतक लगा दिया है। जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक कानपुर में जीका का पहला केस 22 अक्टूबर को सामने आया था। अब तक यहाँ जीका के 105 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 18 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 4 साल से 12 साल के बीच है। इसके अलावा जीका संक्रमितों में 11 लोग एयरफोर्स के हैं। कानपुर में जीका का पहला मामला एयरफोर्स में काम करने वाले MM खान थे। MM खान कानपुर के पोखरपुर इलाके के रहने वाले थे। जीका से इनके प्रभावित होने के बाद इनके घर और आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, लेकिन फिर भी कानपुर में जीका वायरस नहीं रुका। जीका का वायरस कानपुर से निकलकर कन्नौज पहुंच चुका है। कन्नौज में भी जीका का एक केस सामने आ चुका है। आलम यह है कि कानपुर के आसपास के जिलों में भी दहशत बढ़ गई है, और इसीलिए कानपुर में नगर निगम की टीम हरकत पे आ चुकी है। कई इलाकों में नगर निगम की तरफ से फॉगिंग की जा रही है। कानपुर में जीका का सबसे ज्यादा प्रकोप पोखरपुर, राजेंद्र नगर, आदर्श नगर, श्याम नगर और तिवारीपुर जैसे इलाकों में है। इन इलाकों के आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन की तरफ से साफ सफाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में जीका वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। जिन इलाकों में इस वायरस का असर है, वहां पर सन्नाटा है। पोखरपुरवा की ये गली, और देखिए कैसे इस इलाके में सन्नाटे की स्थिति है। कारण क्या है? कारण है कि जिस तरीके से जीका फैल रहा है, अलग अलग मामले हो रहे हैं, लोगों में डर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाकों में जा रही है, पोस्टर्स लगा रही है, लोगों से कह रही है घर में रहिए। सर, पोस्टर आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, इलाके में दिख रहा है सन्नाटा। कुछ बात हो रही है लोगों से? आप लोगों से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी सर, जो है बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मतलब घर में रहिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, कोयल जलाइए, ये चलाइए, और कोई अगर ऐसी बात होती है तो हम लोगों को सूचना करिए। आप ये मार्किंग कर रहे हैं सर, क्या ये पूरा मतलब मार्किंग ये कर रहे हैं कि हम इतने घर गए हैं और वो सारा जो है हम सुरक्षित बता रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। जीका वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में थे। योगी ने यहाँ हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की और उसके बाद मीडिया के सामने आए तो कहा घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कानपुर में 105 मरीजों में से 17 ठीक हो गए हैं। 88 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। ये जो डेंगू का जीका वायरस है, इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। जीका वायरस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन में आने से ही प्रशासन में कड़ा संदेश गया है। कानपुर में अब इसका असर दिखने भी लगा है। कानपुर के 12 मोहल्लों में स्वास्थ्य अधिकारी अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। सभी मामलों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। सर्विलांस टीम यहाँ की सैंपलिंग कर रही है। सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई भी पूरी की जा रही है।
इसके अलावा नगर निगम में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां 24 घंटे और 7 दिन मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए कानपुर नगर निगम में ICCC में एक जीका कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम की तस्वीरें आपको दिखाएं कि कंट्रोल रूम किस तरह से काम कर रहा है। इस कंट्रोल रूम को 24/7 चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो अब तक संक्रमित मिले हैं उनकी केस हिस्ट्री को दर्ज किया जा रहा है। उनसे बार बार कॉल करके उनका हालचाल लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। सर्वे किया जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है और सर्विलांस की टीमें लगाई गई हैं ताकि इसकी रोकथाम की जा सके और रोकथाम के साथ साथ और जो फैलाव है उसको रोका जा सके। देखिए, कानपुर में जीका वायरस से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली है। अब हम आपके सामने जीका वायरस से जुड़ी वो सारी इन्फॉर्मेशन रखने जा रहे हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जब संक्रमित मच्छर किसी इंसान को काटता है तो उस इंसान को ये बीमारी हो जाती है। एक प्रेग्नेंट महिला से ये वायरस उसके बच्चे में फैल सकता है। जीका संक्रमित व्यक्ति से अगर शारीरिक संबंध बनाए गए या संबंध बनाने पर भी ये वायरस का संक्रमण हो सकता है। आप जीका वायरस के लक्षण को भी बहुत अच्छे से अब समझ लीजिए। बुखार होता है, सर दर्द होता है, शरीर पर दाने या फिर चकत्ते जो हैं वो पड़ जाते हैं, आपकी जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती है, मांसपेशियों में, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जीका वायरस कितना खतरनाक है अब इसे समझिए आप। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए जीका वायरस बहुत खतरनाक है। गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी में इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। इसकी वजह से गर्भपात तक की नौबत आ सकती है। अब सवाल यह है कि जीका से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीका से बचाव का पहला मंत्र यह है कि मच्छर के काटने से आपको खुद को बचाना होगा। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करना होगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अपना खास ख्याल रखना होगा। छोटे बच्चों को दिन में भी जो इंसेक्ट्स रेपेलेंट होते हैं वो क्रीम लगाने होंगे। पूरी बाजू की जो शर्ट है, फुल पैंट्स हैं, वो पहनने होंगे। अपने आसपास मच्छर ना पनपने दे और ध्यान रखिए ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, साफ पानी में। अगर इसके बावजूद आपको जीका वायरस हो जाता है, खुदा न खास्ता संक्रमित हो जाते हैं, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त रहते आपको अपना इलाज करवाना होगा और अगर ऐसा हुआ तो सब बेहतर होगा। आर्यन ड्रग्स केस में एबीपी न्यूज़ की उस एक्सक्लूसिव और धमाकेदार खबर का वक्त है जिससे ड्रग्स केस की पूरी थ्योरी में एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़ आ गया है। एबीपी न्यूज़ ने आज ऑपरेशन व्हाट्सएप के जरिए इस केस के ऐसे सबूत सामने रखे हैं जिससे ये साबित होता है कि अभी इस मामले की बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं, क्योंकि इस केस के अहम गवाह केपी गोसावी और उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल की जो व्हाट्सएप चैट एबीपी न्यूज़ को मिली है, उससे इस केस में वसूली के एंगल को और मजबूती मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या एनसीबी की रेड ही एक साजिश के तहत हुई या फिर रेड के बाद आर्यन खान जब मिल गए तो वसूली की साजिश का ताना बाना बुना गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट में मिलेंगे। ड्रग्स के खेल में फंसे आर्यन या वानखेड़े के जाल में गए जेल। समीर दाऊद वानखेड़े और उसे लाया इसीलिए गया क्या पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है, सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आएगी। गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। आर्यन ड्रग्स केस में ये सवाल तो काफी दिनों से उठ रहे थे, लेकिन अब एबीपी न्यूज के हाथ सबूतों का जो पिटारा लगा है उससे ये सवाल और भी गहरे हो गए हैं। सवाल ये कि क्या शाहरुख खान से वसूली के लिए आर्यन को निशाना बनाया गया और आर्यन आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। एबीपी न्यूज को आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल का व्हाट्सएप चैट मिला है। ये वही प्रभाकर सैल है जिसने अदालत में एफिडेविट देकर एनसीबी के अधिकारियों और किरण गोसावी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर सैल के व्हाट्सएप चैट से आर्यन केस में वसूली के खेल का पर्दाफाश होता है। इस व्हाट्सएप चैट को डीकोड करने से पहले इसमें आए किरदारों के बारे में आपको बता दें। इसमें पहला किरदार है केपी गोसावी,
जो आर्यन केस में गवाह है और रेड के समय आर्यन को पकड़ कर ले जाता दिख रहा था। इसी शख्स की बाद में आर्यन के साथ सेल्फी लेते फोटो आई थी। अब ये हेरा फेरी के मामले में सलाखों के पीछे है। दूसरा किरदार खुद प्रभाकर सैल है, जो रेड के वक्त केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। इसे भी एनसीबी ने गवाह बनाया है, पर प्रभाकर ने इस मामले में वसूली का आरोप लगाया है और इसे लेकर उसने अदालत में हलफनामा भी दिया है। इस व्हाट्सएप चैट में तीसरा किरदार समीर सालेकर का है, जो एनसीबी का अफसर है। आर्यन ड्रग्स केस में अदालत में दिए गए अपने हलफनामे में प्रभाकर सैल ने कहा है कि एनसीबी को जिन लोगों को पकड़ना था उनकी पहचान पहले ही की जा चुकी थी। गोसावी ने उसे उन लोगों के फोटोग्राफ्स भेजे थे ताकि वो उनके क्रूज में दाखिल होने की जानकारी दे सके। कितने लोगों की फोटो भेजी गई थी, आप उनमें से किसी को जानते हैं? 12 जन का भेजा था फोटो। उसमें से सिर्फ मतलब वो मुनमुन धमेचा जो है उनको ही मैं जान पाया, लेकिन उनको पहचान नहीं पाया तभी कि वो अंदर गए कि नहीं गए करके। प्रभाकर के दावे की तस्दीक करने वाला व्हाट्सएप चैट एबीपी न्यूज के पास है। ये उस रात का व्हाट्सएप चैट है जब क्रूज पर रेड हुई। ये व्हाट्सएप चैट 2 अक्टूबर दोपहर 1:23 का है। इसमें वो तस्वीरें हैं जो गोसावी ने प्रभाकर को भेजी थी। गोसावी ने इन्हीं 10 लोगों के क्रूज पर आने की खबर देने को कहा था। व्हाट्सएप में दोपहर 1:39 पर गोसावी ने प्रभाकर को फिर इंस्ट्रक्शन दिए। बिल्कुल नॉर्मल दिखो, वहीं बैठे रहो जब तक एंट्री शुरू ना हो। जी सर। इसके कुछ ही देर बाद गोसावी ने प्रभाकर से फिर जानकारी मांगी। आई क्या हुआ? इसके बाद एक लड़की की पहचान कर प्रभाकर ने गोसावी को इसकी सूचना दी। पिंक शॉर्ट ड्रेस है। ओके। एबीपी न्यूज को मिले चैट सबूत में वसूली के खेल का भी पर्दाफाश होता है। 3 अक्टूबर सुबह 8:16 पर हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने बताया था। वहां से घर आ जाना। जी सर। बाहर से ताला लगाकर चाबी खिड़की से हॉल में फेंक देना। ठीक है। जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। खुद होके सामने आना चाहिए। जो इलीगल एक्ट किया है उनके साथ, उनको ब्लैकमेल करके जो एक्सटॉर्ट किया है वो आना चाहिए। अदरवाइज हम कोर्ट के थ्रू उनको तो समझ 100% भेजेंगे। प्रभाकर ने अपने हलफनामे में कहा था कि उससे एनसीबी ने ब्लैंक पेपर पर साइन कराए और उसने एनसीबी के एक अफसर सलीम सेलार को अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप पर भेजा था। एबीपी न्यूज को चैट पर भेजा वो आधार कार्ड भी मिल गया है। ये प्रभाकर सैल का वो आधार कार्ड जो उसने समीर सेलार नाम के शख्स को भेजा है। प्रभाकर के व्हाट्सएप चैट से यही इशारा मिल रहा है कि इस मामले में वसूली का जाल बिछाया गया था और प्रभाकर के वकील के बयान के मुताबिक शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के जरिए शुरुआती लेन देन भी हो चुका था। लेकिन पूजा चुप है, इसीलिए अब पूजा के मुंह खोलने का इंतजार किया जा रहा है। पूजा ददलानी क्या वहां पर थी? क्या उनके जरिए पैसे देने की कोशिश की गई और क्या ये पूरा लिंक समीर वानखेड़े तक पहुंच रहा है? जी बिल्कुल ज़रूर है, क्योंकि इसमें पूजा ददलानी थी। रात को 1:30 बजे जो मीटिंग हुई थी लोअर परेल ब्रिज के नीचे, वो मीटिंग में पूजा ददलानी अपनी खुद की ब्लू मर्सिडीज़ में आई थी और पूजा ददलानी थी। उसके एविडेंस भी और फुटेजेस भी पुलिस के पास है। सेकेंडरी थिंग, जो सुबह पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था वो गाड़ी, वो देने वाला आदमी, वो बैग भी सीसीटीवी फुटेज के सामने, पुलिस के सामने विद सीसीटीवी फुटेज। तो ये पूरा एविडेंस ऑलरेडी पुलिस के सामने है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना टाइम पुलिस टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कोई ऑफेंस रजिस्टर क्यों नहीं कर रही। ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। एबीपी न्यूज को मिले सबूतों से ये सवाल और गहरे हो गए हैं। एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाने का सिलसिला नवाब मलिक ने शुरू किया था, जो अब नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस की सियासी जंग में बदल चुका है, जिसमें दाऊद और डी कंपनी की भी एंट्री हुई। अब बांग्लादेश और फेक करेंसी की भी एंट्री हो गई। ड्रग्स केस की पॉलिटिकल वॉर में ये नवाब मलिक का हाइड्रोजन बॉम्ब है जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर चलाया। फडणवीस ने एक दिन पहले ही नवाब मलिक के संबंध डी कंपनी से होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में आज नवाब मलिक
फडणवीस के तार दाऊद से जोड़ने की कड़ी खोज लाए और फिर तेरी फोटो मेरी फोटो की लड़ाई चल पड़ी। दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है ना कोई संपर्क है। और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। नवाब मलिक ने फडणवीस के तार सिर्फ दाऊद से ही नहीं जोड़े, बल्कि आरोपों की बौछार भी कर दी। उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों के कारोबार को बढ़ावा देते रहे। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि जाली नोटों के सिलसिले में पकड़े गए शख्स के भाई को फडणवीस ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपए बताकर मामला दबाया गया। और जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई मेरा है। शादी में 3 घंटा ये बैठते हैं नवाब मलिक जी। भाई मेरा है, बर्थडे में उसके ये जाते हैं। भाई मेरा है, उसके बच्चे का केक ये काटते हैं। बड़ी कमाल की बात है। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर जाली नोटों का केस समीर वानखेड़े ने कमजोर करके रफा दफा कर दिया, क्योंकि समीर वानखेड़े उस वक्त डीआरआई में पोस्टेड थे। जाली नोट के अलावा नवाब मलिक ने हैदर आजम नाम के एक शख्स का नाम भी लिया। हैदर आजम मुंबई में बीजेपी नेता है। नवाब मलिक का दावा है कि हैदर आजम फडणवीस की मदद से मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने का काम करता है। नवाब मलिक के इस आरोप पर हैदर आजम खुद ही कैमरे पर आ गए। आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? पत्नी होती है हमारे यहाँ, पहली दूसरी का कोई सिस्टम नहीं होता है। उन्होंने जिसके बारे में कहा है वो बिहार से है, बिहार के नालंदा जिले से है और इस्लामपुर गांव से है। नवाब मलिक ने मुन्ना यादव नामक एक क्रिमिनल को भी देवेंद्र फडणवीस के गुड बुक में होने का आरोप लगाया, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों को देवेंद्र फडणवीस ने बचकाना और बेबुनियाद बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। बस सवाल ये है कि सरकार देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप लगा रही है वाया नवाब मलिक, केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।